हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने पहले 3 क्लासें देखी, जिसमें हमने आपके जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है उसके 4 महत्वपूर्ण पार्ट देखे और जो समकालीन विश्व राजनीति उसके सभी पार्टों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। और एक क्लास में हमने मैप के प्रश्न भी देखे। आपके इन क्लासों से 12 प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आज की सीरीज में हम आपके जो स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ्य पुस्तक है उसके 5वां, 6वां और 7वां, 8वां अध्याय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यानी इस क्लास में हम 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और प्रत्येक पार्ट है वो 5 नंबर का रहने वाला है, यानी 20 नंबर का मैटर हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। तो अध्याय है वो आपके कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना से संबंधित है। ये आपके 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें 2 नंबर के एबीसीडी वाले प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व केंद्र में कब तक रहा, यानी कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार है वो कब तक रही। 1947 से 1989 तक है वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही। इसमें आपके ऑप्शन 3 है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है, सन 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ये गरीबी हटाओ का नारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। ये 1971 के चुनाव में दिया। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे तीसरा प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। बांग्लादेश का निर्माण है वो 1971 में हुआ। इसमें आपके ऑप्शन 3 है वो सही है। आगे चौथा प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार का गठन है वो केरल में हुआ। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद आचार्य नरेंद्र देव थे। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। ये 2 नारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी ने दिया और गैर कांग्रेसवाद का नारा है वो राम मनोहर लोहिया ने दिया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही होगा। आगे 7वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव है वो 1952 में हुआ था। ये अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ, जिसे 1952 का आम चुनाव भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, सन 1977 में बनी प्रथम गैर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किसने किया। जो सन 1977 में सबसे पहले केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी उसका नेतृत्व है मोरारजी देसाई ने किया, यानी उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 9वां प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई है भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई। जो सीपीआई पार्टी है वो भारत में सबसे पहले केरल राज्य में सत्ता में आई। इस पार्टी ने वो सबसे पहले गैर कांग्रेसी राज्यों में सरकार बनाई, जो 1957 में बनी थी और 1959 में केंद्र सरकार ने इसे बर्खास्त कर दिया था। 10वां प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी का गठन है वो किसने किया। जो द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी यानी डीएमके पार्टी ये तमिलनाडु संबंधित है और इसका गठन है वो सी नटराजन अन्नादुरई ने किया। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 11वां प्रश्न है, पहली बार राज्यों से कांग्रेस का दबदबा कब समाप्त हुआ। यानी राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें कब बनी। सबसे पहले जो 1967 के आम चुनाव हुए उसमें राज्यों से कांग्रेस का दबदबा समाप्त हुआ। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन है वो 1969 में हुआ। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 13वां प्रश्न है, सिंडिकेट कौन था। सिंडिकेट है वो कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता थे उनका समय था। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 14 प्रश्न है, राज्यों में गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब हुई। जो राज्य है उनमें गठबंधन की सरकार की शुरुआत है 1967 में हुई। केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। ये आपको दोनों विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 15 प्रश्न है, राजनीतिक दल बदल और आयाराम गयाराम की राजनीति कब शुरू हुई। राजनीतिक दल बदल और आयाराम गयाराम की जो राजनीति है वो 1967 में शुरू हुई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 16वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे। यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। जो जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी है वो लाल बहादुर शास्त्री थे। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। 17वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जो जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 18वां प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ। जो शिमला समझौता है 3 जुलाई 1972 में हुआ। इसमें आपके ऑप्शन 1 है वो सही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अति महत्वपूर्ण 18 विषय वाले प्रश्न है, इनमें से आपके 2 है वो पक्का पूछा जाएगा। आगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इस पार्ट से आपके एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर एक शब्द या एक लाइन में देना है। इसमें पहला 1960 के दशक को किसकी संज्ञा दी गई। जो 1960 का दशक है उसको सबसे खतरनाक दशक कहा गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें भारत को है वो 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। इसमें खाद्यान्न संकट का भी सामना करना पड़ा और विरोधी दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस कारण जो 1960 का दशक है उसको खतरनाक दशक की संज्ञा दी गई है। दूसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री है वो 1964 से 1966 तक है वो प्रधानमंत्री रहे थे। तीसरा प्रश्न है, पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा गया। जो पंजाब में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी उसको पीयूएफ की सरकार कहा गया। चौथा प्रश्न है, चंद्रशेखर रणजीत यादव मोहन धारिया और कृष्णकांत जैसे नेता किस गुट में शामिल थे। जो चंद्रशेखर रणजीत यादव मोहन धारिया और कृष्णकांत जैसे नेता वो युवा तुर्क गुट में शामिल थे।
पांचवा प्रश्न है, किंग मेकर किसे कहा जाता है? किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो नेता होता है उनको किंग मेकर कहा जाता है, यानी किसी को राजा बनाने वाले, जो प्रधानमंत्री बनाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है उसे किंग मेकर कहा जाता है। छठा प्रश्न है, नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। सातवां प्रश्न है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दशक में भारत के दो प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ, नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। 1962 में चीन के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अकाल पड़ने और फसल खराब हो जाने के कारण वो खाद्यान्न संकट पैदा हो गए, इस कारण 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न, नेहरू जी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? नेहरू जी के बाद भारत का प्रधानमंत्री है वो लाल बहादुर शास्त्री जी बने और शास्त्री जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने थे। नौवां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण जो पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयां और सूखे की समस्या, इन दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन दोनों समस्याओं को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रमुख नारा क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रमुख नारा है जय जवान जय किसान, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 11वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब और किन के मध्य हुआ? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को। इसी दिन है वो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। ये ताशकंद है वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है। 12वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया? ताशकंद समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 13वां प्रश्न है, मद्रास में डीएमके ने सबसे पहले सरकार कब बनाई? मद्रास में जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम पार्टी है उसने 1967 के चुनाव में सरकार बनाई थी। 14वां प्रश्न है, भारत में मध्य अवधि चुनाव कब हुए? यानी भारत में कौन सी केंद्र सरकार है जो अपना पूर्ण कार्यकाल नहीं कर सकी और बीच कार्यकाल में चुनाव हुए, जो चौथा आम चुनाव, यानी 1971 में मध्य अवधि चुनाव हुए थे। 15वां प्रश्न है, कांग्रेस कार्य समिति ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम कब अपनाया? जो कांग्रेस कार्य समिति है उसने 10 सूत्रीय कार्यक्रम है 1967 के चुनाव के समय अपनाया था। 16वां प्रश्न है, पांचवा आम चुनाव 1971 में कौन सा नारा दिया गया है? जो पांचवा आम चुनाव 1971 में उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। ये नारा इंदिरा गांधी ने दिया है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न है, पांचवा आम चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसको 352 सीटें मिली थी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 18वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए इंदिरा गांधी का मुकाबला किससे था? यानी शास्त्री जी के निधन के बाद राजनीतिक लड़ाई किन किन के बीच शुरू हुई थी? शास्त्री जी के निधन के बाद है वो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच मुकाबला था और इंदिरा गांधी ने वो गुप्त मतदान में मोरारजी देसाई को हराया था। 19वां प्रश्न है, सी नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में कौन सी राजनीतिक पार्टी का गठन किया? सी नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में द्रविड़ मुनेत्र यानी डीएमके पार्टी का गठन किया, जिसने 1967 में तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाई थी। 20वां प्रश्न है, भारत में 1975 के आपातकाल की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? यह अति महत्वपूर्ण है। जो 1975 में आपातकाल लगा था उसकी जांच करने के लिए जयश्री शाह आयोग की गठन किया गया, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी 2 नंबर वाले प्रश्न, जिसका उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में देना है। इसमें पहला, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? जो 1960 का दशक है उसमें भारत के दो प्रधानमंत्री नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, अकाल पड़ने और फसल खराब हो जाने के कारण खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, भारत को 1962 और 65 के युद्धों का सामना करना पड़ा, इस कारण जो 1960 का दशक है उसको खतरनाक दशक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद क्या है? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत एक राजनीतिक विचारधारा जो मुख्यतः कांग्रेस विरोधी और सत्ता से अलग करने के लिए अपनाई गई, यानी जो कांग्रेस के विरोधी नेता राम मनोहर लोहिया था उन्होंने ये राजनीतिक विचारधारा अपनाई थी। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक मुहावरा आयाराम गयाराम से आप क्या समझते हैं? इस मुहावरे का अर्थ है नेताओं द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निरंतर दल बदल करना, यानी लगातार सुबह कोई नई पार्टी ज्वाइन करना और शाम को फिर उसी पार्टी में चला जाना, यानी अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलना, इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ निकलता है। चौथा प्रश्न है, कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय? यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता जिनमें के कामराज, एस के पाटिल, निजलिंगपा और मोरारजी देसाई आदि समूह जो इंदिरा गांधी का विरोध करते थे और कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे, उनके समूह को कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, प्रीव्यू पर्स क्या? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो भूतपूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो विशेष भत्ते, विशेष सुविधाएं दी जाती है उनको प्रीव्यू पर्स कहा जाता है, जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना, इसे 1971 में खत्म कर दिया गया। ये जो राजा महाराजाओं को विशेष भत्ते दिए जाते, जो विशेष सुविधाएं दी जाती, उसे प्रीव्यू पर्स कहा जाता था। छठा प्रश्न है, 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किए गए? जो 10 सूत्री कार्यक्रम 1967 में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया, यानी कांग्रेस की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, उसको पुनः स्थापित करने के लिए 1967 में ये 10 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था। सातवां प्रश्न है, कामराज योजना क्या थी? ये अति महत्वपूर्ण है, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके भी पूछा जा सकता है। जो कामराज योजना, इस योजना के अंतर्गत 1963 में सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अपने पार्टी के पदों से त्याग पत्र दे दिया ताकि उनकी जगह युवा कार्यकर्ता अपनी जगह ले सके। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कामराज योजना वो के कामराज ने प्रस्तुत की और 1963 में की। इसमें कहा गया कि जो वरिष्ठ नेता उनको कांग्रेस से इस्तीफा ले लेना चाहिए ताकि उनकी जगह नए युवा नेता आ सके।
8 प्रश्न है 1971 के चुनाव में कांग्रेस की पुनः स्थापना यानी कांग्रेस पार्टी की भारी जीत के प्रमुख कारण क्या थे, यानी 1971 में कांग्रेस पार्टी को भारी जीत क्यों मिली। श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व, 10 सूत्री जो कार्यक्रम था उसकी घोषणा, गरीबी हटाओ का नारा, भूमि सुधार कानून और समाजवादी नीतियां, ये सभी 1971 में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत के कारण बने। 9वां प्रश्न है राम मनोहर लोहिया कौन थे। राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। 1963 से 67 तक लोकसभा सदस्य रहे। वे गैर कांग्रेसवादी समूह के प्रमुख रणनीतिकार भी थे। 10वां प्रश्न है 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कौन से दो दल सामने आए, यानी कांग्रेस पार्टी का विभाजन किन दो राजनीतिक दलों में हुआ। 1967 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन दो दलों में, एक पहली कांग्रेस आर जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी, दूसरी कांग्रेस ओ, इसे आप कांग्रेस ओल्ड से भी शॉर्ट में याद रख सकते हो। इस पार्टी का नेतृत्व सिंडिकेट के द्वारा किया गया, यानी कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ दो भागों में बंट गई थी, आपको ये ध्यान में रखना है। 1969 में वो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 11वां प्रश्न है 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का साथ दिया। 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का साथ दिया, जिससे कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी है वो चुनाव हार गए थे। 12वां प्रश्न है 1969 में कांग्रेस विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। 1969 में कांग्रेस का विभाजन किन किन कारणों से हुआ, इसमें पहला कारण है दक्षिणपंथी विचारधारा, और जो राष्ट्रपति का चुनाव 1967 ये कांग्रेस के विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, और सिंडिकेट द्वारा इंदिरा गांधी को हटाने का प्रयास, इस कारण है वो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 13वां प्रश्न है 10 सूत्री कार्यक्रम किया, इसमें इंदिरा गांधी ने 10 कार्यक्रम रखे थे कि जनता के लिए इन पर कार्य किया जाएगा। इसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय का परिसीमन किया जाएगा, खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया जाएगा, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने संबंधित 10 कार्यक्रम 10 सूत्री कार्यक्रम कहलाता है, यानी इसमें 10 कार्यक्रम सम्मिलित थे। 14 प्रश्न है 1966 में कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी का साथ क्यों दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह सोचकर साथ दिया कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में इंदिरा गांधी खास अनुभव नहीं, इस कारण वो दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन के लिए उन पर निर्भर रहेगी, इस कारण उन्होंने इनका साथ दिया था। 15 प्रश्न है कांग्रेस की आंतरिक फूट है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार उभर कर सामने आई, यानी कांग्रेस पार्टी के भीतर जो फूट थी वो राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार सामने आई। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का साथ दिया, जिससे कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे वो चुनाव हार गए। ये चुनाव इंदिरा गांधी का कांग्रेस में वर्चस्व स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस की फूट उभर कर सामने आई, यानी सबको लगने लगेगा कि अब कांग्रेस पार्टी है वो टूटने वाली है। 16 प्रश्न है 1967 में कांग्रेस के हार के क्या कारण थे। जो 1967 में वो कांग्रेस कुछ राज्यों में हारी थी, उसका देश की खराब स्थिति और इंदिरा गांधी का राजनीतिक अनुभव कम था। राम मनोहर लोहिया की गैर कांग्रेसवादी अवधारणा थी, इस कारण भी कांग्रेस हारी थी, और अकाल और सूखे की स्थिति भी थी। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण देश की खराब स्थिति भी थी, इस कारण वो कांग्रेस हारी थी। 17वां प्रश्न है दल बदल किया, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। और गठबंधन यदि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है उसे गठबंधन, और दल बदल जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जिस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता उसको छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होना है, दल बदल कहलाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। इसमें आपके 17 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उनमें से एक परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। आगे जो आपके 6वां अध्याय है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है, इसमें आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक और एक 3 नंबर का दीर्घोत्तरात्मक, यानी इस पार्ट से आपके छोटे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें जितने भी बड़े प्रश्न बनते हैं आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये जो 3 नंबर का प्रश्न है वो अथवा में भी पूछा जाएगा, यानी इस पार्ट से 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक है वो करना है। इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें सबसे पहले नागरिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, नागरिकों की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। नागरिक स्वतंत्रता से आशय उस स्वतंत्रता से है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, उसे नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आपातकाल के दौरान जेपी नारायण की क्या भूमिका थी। जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो संपूर्ण क्रांति का नारा है वो जेपी नारायण दिया, उसके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी नारायण सहित 600 से अधिक नेता को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। ये जो जेपी नारायण है वो इंदिरा के खास विरोधी थे। आगे तीसरा प्रश्न है नक्सलवादी आंदोलन क्या है। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के जो नक्सलवादी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला उसमें जो नक्सलवाड़ी पुलिस स्टेशन है उसमें 1967 में किसान आंदोलन शुरू हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर के लोग कर रहे थे, इसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आगे चौथा प्रश्न है गुजरात और बिहार के आंदोलन और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किसने और क्यों आयोजित किया। जो गुजरात और बिहार के आंदोलन किसने किया और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसने और क्यों किया, इसके आपको कारण बताना। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन जेपी नारायण द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए आयोजित किया गया। जेपी नारायण मांग की कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने लोगों से 25 जून 1975 को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन द्वारा अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की। इन आंदोलनों ने कांग्रेस के खिलाफ देश का राजनीतिक माहौल को बदल दिया था, यानी ये मुख्य रूप से इंदिरा गांधी के विरोध में आंदोलन थे।
आगे पांचवा प्रश्न है 1975 में आपातकाल की घोषणा के परिणामों के मूल्यांकन करें। जो 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई उसके क्या क्या परिणाम निकले, यानी आपातकाल के परिणाम क्या क्या निकले। आपातकाल ने लोगों को नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया, इसने जनसंचार माध्यम उनके कामकाज को भी प्रभावित किया, यानी प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। जो प्रिंट मीडिया था वो ऐसी कोई खबर नहीं छाप सकता था जिसको सरकार की अनुमति नहीं थी। खबर छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी जरूरी थी, जिसने प्रेस और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। कई याचिका दायर करने के बावजूद सरकार ने दावा किया कि जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी नहीं है। सरकार ने बिना कारण बताए लोगों को गिरफ्तार किया। इस प्रकार जो आपातकाल के परिणाम है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। आगे छठा प्रश्न है 1975 में आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए, सरकार ने क्या कारण बताया कि इस कारण आपातकाल लागू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि विपक्षी दल है सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार काम नहीं करने दे रहे हैं। बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र का खतरा बना रहता है। सरकार का मानना था कि भारत की एकता के विरुद्ध साजिश रची जा रही है, इसलिए विरोध पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए सरकार ने आपातकाल लागू किया। यह सरकार का पक्ष है। सातवां प्रश्न है लोकनायक जयपी नारायण के बारे में बताइए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। 1977 में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के कारण भी प्रसिद्ध है और इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है वो जेपी नारायण ने चलाया था। आठवां प्रश्न है केशवानंद भारती के वाद में न्यायपालिका का क्या निर्णय था। जो केशवानंद भारती विवाद था उसमें न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संसद एवं संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसे संविधान का मूल ढांचा वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। 1973 में न्यायाधीश सीकरी और अन्य 12 न्यायाधीशों ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था, यानी कि संसद है और संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन नहीं कर सकती, ये न्यायपालिका ने कहा था। नौवां प्रश्न है 1974 की रेल हड़ताल के बारे में बताइए। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन और रेल हड़ताल और नक्सलवादी आंदोलन, आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 1974 में भारत के सबसे बड़े राजनीतिक उद्यम के करीब 17 लाख कर्मचारी बोनस और सेवा शर्तों के संबंध में अपना मार्ग बनवाने के लिए सरकार के खिलाफ 20 दिन तक हड़ताल पर चले गए थे। जो रेलवे के 17 लाख कर्मचारी थे उन्होंने बोनस और सेवा शर्तों के लिए 20 दिन तक हड़ताल की और इसका नेतृत्व करता है वो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। 10वां प्रश्न है आपातकाल की जांच के लिए गठित आयोग पर टिप्पणी लिखी, यानी जो आपातकाल लागू हुआ था उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, उसने क्या कार्य किया। मई 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी उसने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका कार्य 1975 के आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई और सत्ता के दुरुपयोग और कदाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करनी थी। 11वां प्रश्न है बिहार आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। जो बिहार आंदोलन है वो क्यों हुआ मार्च 1974 में, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो गुजरात आंदोलन है वो जनवरी 1974 में हुआ। गुजरात में आपके 4 वर्ड आते हैं, आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो, और जनवरी में भी 4 वर्ड आते हैं। और बिहार है वो बिहार में 3 वर्ड आते हैं और मार्च में भी 3 वर्ड आते हैं। तीसरा महीना जो बिहार आंदोलन है वो मार्च में हुआ जबकि गुजरात आंदोलन है वो जनवरी में हुआ। बिहार आंदोलन मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया और आंदोलन की अगुवाई के लिए जेपी नारायण को बुलावा भेजा गया। आंदोलन अहिंसक और बिहार तक समीप नहीं रहेगा, इसे राष्ट्रवादी बनाया जाए इस शर्त पर जेपी नारायण ने बुलावा स्वीकार किया। जेपी नारायण ने कहा कि ये आंदोलन है केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, संपूर्ण भारत में फैलेगा और इसमें हिंसा नहीं होगी, ये अहिंसक तरीके से चलाया जाएगा। 12वां प्रश्न है जेपी नारायण सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका आह्वान किया। जेपी नारायण ने वो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे की संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी जगह वो सच्चा लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, लोगों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 13वां प्रश्न आपातकाल के पश्चात चुनाव में कांग्रेस किन किन राज्यों में हारी और वहाँ कांग्रेस और अन्य साथी और कहाँ पर है कांग्रेस और उसके साथी दलों को विजय मिली, यानी किन राज्यों में हारी और किन राज्यों में जीती। जो उत्तर भारत के राज्य थे उनमें वो कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें बुरी तरह हारी। जो दक्षिण भारत के राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो उत्तर भारत के 9 राज्य इसमें कांग्रेस है वो भारी मतों से हारी थी। आगे 14 प्रश्न है किस कारण से जनता पार्टी की सरकार है 1980 में ही गिर गई और मध्यावधि चुनाव हुए, यानी 1980 में वो जनता पार्टी की सरकार क्यों गिरी और मध्यावधि में चुनाव क्यों हुए। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व और एक साझे कार्यक्रम का अभाव था, यानी सबको साथ लेकर नहीं चल सकते थे। जनता पार्टी की सरकार है कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सके और इससे जनता पार्टी बिखर गई और 1980 में देश में फिर से चुनाव हुए। 15 प्रश्न है आपातकाल की घोषणा से संघीय ढांचे पर क्या फर्क पड़ता है। जो सरकार की जो संविधान में संघीय
व्यवस्था को लेकर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपातकाल की घोषणा से शक्तियों के बंटवारा का जो संघीय ढांचा है व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। सारी शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। 16 प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार कब और किसके नेतृत्व में बनी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो प्रथम गैर कांग्रेस सरकार है वो 1977 में बनी। 1977 से पहले वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में सरकार बनी थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बने। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो 3 नंबर का आपके पूछा जाएगा, इसमें आपके अथवा पूछा जाएगा, दोनों में से एक कोई हल है वो करना है। इसमें पहला है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका अर्थ है न्यायपालिका आचरण और सोच है वो सरकार की नीतियों के अनुसार हो, यानी न्यायपालिका वो सरकार के अनुसार कार्य करे, उसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका फैसले और सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले प्रति तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका की शुरुआत केशवानंद भारती वाद के निर्णय के बाद से मानी जाती है, जब सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अजितनाथ रे की नियुक्ति और 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके की गई थी। और पश्चात है वो न्यायपालिका आपातकाल के दौरान स्वतंत्र होकर नागरिक अधिकारियों की रक्षा में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाई, यानी सरकार का वो न्यायपालिका में अशय प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहलाता है। ये केशवानंद भारती मामले के बाद में जब केंद्र सरकार ने वो 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए जो चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश AN रे थे उनको नियुक्त किया था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इसके बाद आपातकाल में वो नागरिकों की अधिकारियों की रक्षा में न्यायपालिका सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाई। दूसरा प्रश्न है 1975 का आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया गया। इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। जो 1975 का आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया। ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब देश पर बाहरी आक्रमण हो, युद्ध की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह। इन 3 स्थितियों में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 23वां प्रश्न आपातकाल के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों पर प्रकाश डालिए, यानी आपातकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी को आधार मानकर आपातकाल की घोषणा की गई। जो घोषणा है वो 25 जून को मध्य रात्रि को हुई और 26 जून से वो आपातकाल प्रभावी हुआ। आपातकाल के दौरान जहां 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे कल्याणकारी कार्यों घोषणा की गई, वहीं प्रेस की सेंसरशिप, विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया, उन पर राजद्रोह जैसे मुकदमे लगाकर प्रताड़ित करने के कार्य भी हुए। प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध न्यायपालिका जैसे विचार भी अस्तित्व में आए। चौथा प्रश्न आपातकाल के बाद भारतीय शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, यानी आपातकाल के बाद देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी उजागर हो गई। ये पता चल गया कि लोकतंत्र कितना मजबूत है और लोकतंत्र में क्या क्या खामियां हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि भारत से लोकतंत्र को विदा करना बहुत कठिन है। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, यानी आपातकाल के बाद आपातकाल लगाने की स्थितियों में भी संशोधन किया गया। जो पहले आंतरिक अशांति शब्द था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इसके लिए अब यह भी आवश्यक कर दिया गया कि इसकी सलाह मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को लिखित में दे, यानी आपातकाल है वो जब मंत्रिमंडल लिखित में राष्ट्रपति को दे तभी घोषित किया जा सकता है। इसके बाद हर नागरिक अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो गया और आपातकाल के बाद न्यायपालिका व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने लगी है। इस प्रकार जो आपातकाल के परिणाम है, ये आपातकाल से क्या सीख मिली, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है। 5वां प्रश्न आपातकाल के संदर्भ में क्या विवाद है। आपकी नजर में क्या आपातकाल का निर्णय आवश्यक या गैर जरूरी था। आपातकाल है भारतीय राजनीति के सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। आपातकाल की घोषणा को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण है। प्रक्रियात्मक रूप से आपातकाल की घोषणा संवैधानिक दायरे के अंदर थी। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी होती जा रही थी जिससे देश के अंदर एक संकट पैदा हो सकता था, अराजकता उत्पन्न हो सकती थी, व्यवस्था का संकट पैदा हो सकता, परंतु जिस प्रकार से लागू किया गया, जैसे प्रशासनिक आदेशों को लागू करने में अति की गई, यानी जबरदस्ती की गई, निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग किए गए, प्रशासन द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों दबाव समूह प्रति दंडात्मक व्यवहार किए गए, ये अनावश्यक और गैर लोकतांत्रिक था। सहयोग जैसी सहयोग इसने भी इसे गैर जरूरी ठहराया था, यानी जो आपातकाल है कुछ हद तक सही था लेकिन इसमें सत्ता का अधिक दुरुपयोग किया गया, इस कारण वो गैर जरूरी भी था। 6वां प्रश्न नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखी। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी थाने के इलाकों में किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। 1969 में इसका नेतृत्व है जो चारू मजूमदार है उनके हाथों में आ गया। उन्होंने दलील दी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। उन्होंने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। नक्सलवादी आंदोलन धनी भूस्वामियों से जमीन छीनकर गरीब जो भूमिहीन लोग थे उनको दे दी। ये नक्सलवादी राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते हैं, यानी कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए हिंसक साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल 9 राज्यों के 75 जिले वो नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित है। ये आपको नक्सलवादी आंदोलन विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 7वां प्रश्न है 1975 के आपातकाल के तात्कालिक कारण क्या थे, यानी 1975 में आपातकाल किस कारण लागू हुआ। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक ठहराते हुए उसके संसद में जाने पर रोक लगा दी। इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले गई, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को है वो स्थगित कर दिया। अगले दिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करवा दी। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपातकाल के समय राष्ट्रपति और फखरुद्दीन अली अहमद थे और जो इंदिरा गांधी
कि संसद की सदस्यता रद्द करना उस समय आपातकाल का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था। 8 प्रश्न आपातकाल की घोषणा क्यों की गई? 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने लोकसभा में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया, यानी कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से सांसद बनी है। जेपी नारायण और विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव डाला। जेपी नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक जो गैर कानूनी कार्य उनका समर्थन न करें, इससे सरकारी काम ठप होने का अंदेशा पैदा हुए। परिणाम स्वरूप आपातकाल की घोषणा की गई। 9वां प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए? जो 42वें संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। इसमें संविधान बहुत बड़े बदलाव किए गए, इसे इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिए गए। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो 10 मूल कर्तव्य वो जोड़े गए और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 10वां प्रश्न है 1977 के चुनाव 2 परिणाम बताइए। 1977 के चुनाव में वो भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस के एक अधिकार की समाप्ति हुई। नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों को अधिक से अधिक संघ बने। 11 प्रश्न है निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं और 1975 के आपातकाल में इसका किस तरह प्रयोग हुआ? निवारक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उसने अपराध किया है, बल्कि जिस व्यक्ति पर शक या संदेह हो कि ये अपराध कर सकता है उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी निवारक नजरबंदी में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए शक या संदेह के आधार पर 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। 1975 के आपातकाल के दौरान इसका व्यापक इस्तेमाल किया गया। इस कानून के तहत 676 विपक्षी नेता और 1,11,000 सामान्य लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेलों में डाल गए। इसकी आपके अधिकतम अवधि 3 वर्ष न होकर 3 माह होती है। 3 माह तक इसको बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। 12वां प्रश्न है गुजरात आंदोलन पर टीम ने लिखी। आपको गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इनमें से आपकी परीक्षा में पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और उच्च पदों पर भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन इतना तीव्र था कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को त्यागपत्र देना पड़ा और गुजरात में राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल लागू कर दिया गया। जून 1975 में गुजरात में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। 13वां प्रश्न भारत में 1977 में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बने, क्या कारण थे? यानी ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण 1977 में पहली बार कांग्रेस हारी और गैर कांग्रेसी सरकार बनी? इसका सबसे बड़ा कारण है 1975 का आपातकाल था। आपातकाल के कारण देश की जनता है वो परेशान हो गई, इसके कारण है वो कांग्रेस पार्टी हारी थी। 1975 आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीय जनता पर निवारक नजरबंदी, प्रेस सेंसरशिप और अनिवार्य पुरुष नसबंदी कार्यक्रम के द्वारा काफी अत्याचार किए, जिसके कारण जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। दूसरा है लोकतंत्र बचाओ का आह्वान। 1975 सभी विपक्षी दलों ने जनता पार्टी गठन कर जनता से लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया और जनता को आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों के बारे में जागरूक किया। यानी सरकार है वो लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रही है और अब लोकतंत्र बचाना है वो जरूरी है। तीसरा है कांग्रेस नीतियों की असफलता। जो कांग्रेस की नीति थी वो असफल तो हो गई। 1971 चुनाव इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और अनेक नीतियों की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस इन नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई। इस कारण भी 1977 में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये 3 कारण आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 14 प्रश्न है 1975 के आपातकाल के परिणाम बताइए। ये भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि आपातकाल के क्या परिणाम निकले, आपातकाल के दौरान कौन सी घटनाएं घटित हुई, आपातकाल से हमें क्या सीख मिलती है, इन सभी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपातकाल के परिणाम इसमें सबसे पहले जो राजनीतिक गतिविधियां उन पर रोक लगा दी गई। भारत में 1975 के आपातकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। भारत में इसमें नागरिकों को अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन, हड़ताल और सरकार विरोधी आंदोलन करने की अनुमति नहीं थी। जो धार्मिक संगठन थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपातकाल के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आरएसएस और जमात-ए इस्लामी जैसे धार्मिक संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार ने जो समाचार पत्र थे उन पर प्रेस सेंसरशिप कानून लागू कर दिया। समाचार पत्र और सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे और समाचार पत्रों को सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती। इस प्रकार प्रेस की आज़ादी है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपातकाल के प्रमुख परिणाम थे। इस प्रकार आपके जो अध्याय है उसमें से 5 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1-2 नंबर का लघुत्तरात्मक और 3 नंबर का है वो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 5 नंबर के प्रश्न इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट छठे पाठ से पूछे जाएंगे। आगे जो 7वां अध्याय है वो क्षेत्रीय आकांक्षा है। इसमें भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के, यानी 1 नंबर का एबीसीडी, 1 रिक्त स्थान और 1 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जो छोटे प्रश्न बनते हैं आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले भारत में आज़ादी के बाद कौन से दशक को स्वायत्तता की मांग की दशक कहा जाता है? जो 1980 का दशक है उसको स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता की मांग का दशक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है किस वर्ष पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ? पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण सन 1966 में हुआ था।
तीसरा प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन मुख्य रूप से कौन से राज्य में चलाया गया? जब केंद्र सरकार ने कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाएगी उस समय वो किस राज्य ने सबसे उग्र आंदोलन चलाया? जो तमिलनाडु उसने उग्र आंदोलन चलाया। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठिए कब भेजे थे? कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने जो कबायली घुसपैठिए वो अक्टूबर 1947 में भेजे थे। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, जबकि अक्टूबर में वो उसने घुसपैठिए भेज दिए थे। पांचवा प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किए गए? पहले जो जम्मू कश्मीर के मुख्य होते हैं उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री 1965 में किया गया था। छठा प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध कौन से राज्य से? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है वो पंजाब राज्य से। पंजाब में जो सैन्य अभियान चलाया गया 1983 में, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच शांति समझौता कब हुआ? राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच शांति समझौता है वो 30 जून 1986 को हुआ था। आठवां प्रश्न है, सिक्किम को भारत का कौन से नंबर का राज्य बनाया गया? जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना था, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नौवां प्रश्न है, भारत के कौन से राजनेता खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समर्थक थे? जो राजीव गांधी है वो खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समर्थक थे, वो टेक्नोलॉजी पर अधिक जोर देते थे। 10वां प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाकर भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? गोवा है वो पहले पुर्तगालियों का अधीन था, इसको 1961 में वो पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। 11वां प्रश्न है, डीएमके के प्रणेता कौन थे? जो डीएमके द्रविड़ मुनेत्र पार्टी, उसके प्रणेता कौन थे? इसके ईवी रामास्वामी है वो प्रणेता थे। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। 12वां प्रश्न है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठित करके कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। कब किया गया ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। 5 अगस्त 2019 को इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। 13वां प्रश्न है, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? जो ईवी रामास्वामी नायकर है उनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 14वां प्रश्न है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? जो राज्यों में की सीमा है उसमें परिवर्तन संसद के विधेयक के द्वारा किया जा सकता है, यानी संसद में कानून बनाकर कानून पारित करके राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। 15वां प्रश्न है, सिक्किम को राज्य कब बनाया गया? सिक्किम को राज्य मई 1975 में बनाया गया। 16वां प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? जो आत्मसम्मान आंदोलन है उसके जनक है वो ईवी रामास्वामी नायकर थे, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके नेतृत्व करता है ईवी रामास्वामी नायकर थे। 17वां प्रश्न है, असम के जनजातीय नेताओं ने असम से अलग होने के लिए कौन से संगठन की स्थापना की? असम के जो जनजातीय नेताओं ने असम से अलग होने के लिए ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया था। 18वां प्रश्न है, आसू और असम गण संग्राम परिषद ने मिलकर कौन से राजनीतिक दल का गठन किया? आसू जो ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन था और जो असम गण संग्राम परिषद इसने मिलकर है वो असम गण परिषद नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। इसमें आपके ऑप्शन 1 है वो सही है। आगे रिक्तिस्तान है, इसमें सबसे पहला भारत की आज़ादी के समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? भारत आज़ाद हुआ उस समय जम्मू कश्मीर का राजा वो हरि सिंह था। दूसरा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जम्मू कश्मीर का जो प्रथम प्रधानमंत्री है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बनाया गया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता थे। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पदनाम को बदलकर मुख्यमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? पहले जम्मू कश्मीर के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसके बाद 1965 में वो प्रधानमंत्री नाम बदलकर मुख्यमंत्री किया गया, और जो पहले मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक बने जो कांग्रेस पार्टी से थे। चौथा प्रश्न है, खालिजगा प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो 1973 में पारित हुआ, ये अकाली दल के द्वारा पारित हुआ, इसके तहत है वो पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई कि पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए। पांचवा प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीयतावादी भावनाओं को लेकर चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? भारत में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने क्षेत्रीयतावादी जो भावना उसको लेकर चलाया गया पहला आंदोलन द्रविड़ आंदोलन था, जो दक्षिण भारत में चलाया गया था। छठा प्रश्न है, पंजाब में अमन कायम काम करने के लिए 1985 में कौन सा समझौता हुआ? यानी पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए 1985 में पंजाब समझौता, जैसे लोंगेवाला समझौता भी कहा जाता है, ये हुआ था। ये राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाला के मध्य हुआ। हरचंद सिंह लोंगेवाला जो अकाली दल के एक प्रमुख नेता थे। सातवां प्रश्न है, भारत के खालिजगा क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। आठवां, भारत के पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इससे भारत दक्षिण एशिया में प्रवेश करता है। 9वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिजगा प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद है वो उनके पुत्र राजीव गांधी है वो प्रधानमंत्री बने थे। 10वां प्रश्न है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य 1972 में बनाया गया था, और जो मिजोरम है उसको 1987 में बनाए गए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 11वां प्रश्न है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 था, जो धारा 370 थी उसको समाप्त कर दिया गया था। 12वां प्रश्न है, जून 2014 को खालिजगा को आंध्र प्रदेश विभाजित कर राज्य बनाया गया। जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर राज्य बनाया गया। आगे अति लघुत्मक प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देना। किस प्रकार की शासन प्रणाली क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानती? जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वो क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानती है।
दूसरा, महाराष्ट्र की किस पार्टी ने गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग रखी? जो महाराष्ट्र की महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी उसने गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग रखी थी। तीसरा प्रश्न है, भारत ने विविधता के प्रश्न पर कौन से दृष्टिकोण अपनाए? भारत ने जो विविधता का दृष्टिकोण है उस पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाए, यानी लोगों को अपनी मांग रखने का अधिकार दिया। सातवां प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में सम्मिलित 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र कौन से थे? जम्मू कश्मीर में सम्मिलित 3 राजनीतिक क्षेत्र, इसमें पहला है जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख, ये 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र थे। पांचवा प्रश्न है, कौन से संविधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान थे? यानी जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत दिए गए थे? जो धारा 370 अनुच्छेद 370 है उसके तहत दिए गए थे, जिसको 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। छठा प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य की 2 स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के नाम बताइए। जो जम्मू कश्मीर की पहली पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसके नेता है शेख अब्दुल्ला थे, और दूसरी पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी। ये दोनों जम्मू कश्मीर की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं। सातवें अनुच्छेद 370 को कब और किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? अनुच्छेद 370 था उसको 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त किया गया। आठवां प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख है। 9वां प्रश्न है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये आंदोलन, ये नारा किस लोकप्रिय आंदोलन का था? उत्तर हर दिन बढ़ता जाए दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यानी कि उत्तर भारत में और केंद्र सरकार अधिक विकास करती है जबकि दक्षिण भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। ये जो द्रविड़ आंदोलन है उसका प्रमुख नारा था, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ? यानी द्रविड़ आंदोलन के बाद कौन सी राजनीतिक पार्टी बनी? द्रविड़ आंदोलन के बाद जो द्रविड़ कसगम पार्टी है यानी डीएमके पार्टी है वो बनी थी। 11वां प्रश्न है, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध और द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक भारतीय राजनेता कौन थे? पेरियार के नाम से जो प्रसिद्ध है वो ईवी रामास्वामी नायस्कर थे, वो द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 12वां, तमिलनाडु राज्य की 2 स्थानिक राजनीतिक पार्टी बताई। तमिल की एक स्थानिक पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके पार्टी, और ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक यानी एआईडीएमके पार्टी, ये 2 तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां हैं। 13वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पंजाब से संबंधित था, जून 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया सैन्य अभियान था, उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार था। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न है, पंजाब समझौता किसके मध्य हुआ? पंजाब समझौता तत्कालीन यानी उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरमपंथी अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगेवाला के मध्य हुआ था। इसे ये 1987 में हुआ, इसे लोंगेवाला समझौता भी कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 15वां, पंजाब सूबा के गठन का आंदोलन किसके द्वारा चलाई गई? यानी पंजाब एक अलग देश बनाया जाए, इसका आंदोलन है वो अकाली दल के द्वारा चलाया गया। अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 16वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, और इनका एक भाई है और सिक्किम भी माना जाता है। 8वां प्रश्न है, मिजो नेशनल फ्रंट का नेतृत्व किस गठन है वो किसके नेतृत्व में किया गया? जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी है उसका गठन है वो लाल डेंगा के नेतृत्व में किया गया था। 18वां प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक स्वायत्ता की मांग उठने का प्रमुख कारण क्या था? यानी पूर्वोत्तर भारत के लोग है वो अपने को अलग करना क्यों चाहते थे? पूर्वोत्तर भारत के लोग है वो गैर असमी लोगों को लगा कि असम की सरकार उनके ऊपर असमी भाषाएं थोप रही, इस कारण उन्होंने राजनीतिक स्वायत्ता की मांग की, यानी अलग राज्य बनाने की मांग की। 19वां प्रश्न है, असम से अलग होने के लिए जनजाति समुदाय के नेता उन्होंने किस पार्टी का गठन किया? असम से अलग होने के लिए जनजाति समुदाय के नेता उन्होंने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया गया, जिसे 1960 में ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल दिया गया। 20वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में पहला अलगाववादी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? पूर्वोत्तर भारत में पहला अलगाववादी आंदोलन यानी एक से अलग होना अलगाववादी आंदोलन है वो मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा चलाया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता लाल डेंगा थे। और ये इसके बाद है वो इसके प्रयासों से मिजोरम राज्य के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन हुआ। 21वां प्रश्न है, 1979 में असम से विरोधियों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जो 1979 में है वो असम में विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन किया गया, उसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आशू के द्वारा किया गया। आपको आशू की फुल फॉर्म में विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। 22वां प्रश्न है, आशू की आप्रवासियों को लेकर प्रमुख क्या मांग थी? जो आशू संगठन था उसने कहा 1951 के बाद जितने भी लोग आकर असम में बसे उनको वापिस है वो असम से बाहर भेजा जाए, जहाँ से वो आए उन्हीं स्थानों पर भेजा जाए। 23वां प्रश्न है, नागा नेशनल काउंसिल का गठन किसके द्वारा किया गया? जो नागा नेशनल काउंसिल है उसका गठन अंगमी जापू फिजो के द्वारा किया गया। 24वां प्रश्न है, असम समझौता कब और किसके मध्य हुआ? असम समझौता 1985 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आशू और राजीव गांधी के मध्य हुआ था। जो भारत के महत्वपूर्ण आंतरिक समझौता है वो राजीव गांधी के शासनकाल में हुए थे। 25वां प्रश्न है, सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जो सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता काजी लेदपू दोरजी खांग सरपा थे, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। 26वां, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का आधारभूत सिद्धांत क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षा भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है, यानी क्षेत्रीय आकांक्षा लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती है, ये लोकतंत्र का एक भाग है। 27वां प्रश्न है, उन 4 देशों के नाम बताइए जिनकी सीमा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से लगी हुई है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से चीन की सीमा लगी हुई है, म्यांमार की लगी हुई, बांग्लादेश की लगी हुई और भूटान की लगी हुई है।
28वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख समस्या क्या है? पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख समस्या आप्रवासी या अवैध प्रवासी यानी बाहर से लोग आकर यहाँ बस गए, इस कारण वहाँ के जो निवासी थे वो पहले बहुसंख्यक थे, वर्तमान में अल्पसंख्यक हो गए, जो बाहरी लोग हैं उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं। 29वां प्रश्न है, सिक्किम के राजा को किस नाम से जाना जाता है? जो सिक्किम राज्य है उसके राजा को है वो चोग्याल के नाम से जाना जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो हैदराबाद का शासक था उसको निजाम कहा जाता है और सिक्किम के राजा को चोग्याल कहा जाता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, इस पार्ट से आपके 1-2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। इसमें पहला है ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या अभिप्राय? ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में जो खालिस्तान समर्थक यानी खालिस्तान एक अलग देश मांग बनाने की जो समर्थक उग्रवादी थे, उन्होंने अमृतसर स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसको एक हथियारबंद किले में तब्दील कर दिया था, यानी इस स्वर्ण मंदिर में वो हथियार रख लिए थे। भारत सरकार ने इन उग्रवादियों के खिलाफ जून 1984 में एक सैन्य अभियान चलाया जिसका कोर्ट नाम है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार दिया गया। यानी जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर जो कार्यवाही, जो सैन्य कार्यवाही हुई उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है? केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। इस अधिनियम के तहत जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना की गई। लद्दाख में विधानसभा नहीं है। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 107 सीटों वाली विधानसभा की व्यवस्था की गई। यानी इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में 107 सीटों वाली विधानसभा और लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। इस अधिनियम जम्मू कश्मीर मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या वो 10% सुनिश्चित की गई है। तीसरा प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर कौन कौन से मुद्दे हावी रहे? यानी पूर्वोत्तर भारत की राजनीति कौन कौन से मुद्दे रहे? इसमें पहला है स्वायत्तता की मांग, यानी प्रत्येक राज्य अपने को दूसरे से अलग करना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। अलगाववाद के आंदोलन, यानी एक दूसरे से अलग होना चाहता है। और बाहरी लोगों के विरोध, ये जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं वो बाहरी लोग, जो अवैध प्रवासी लोग हैं उनका विरोध करते हैं। देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस क्षेत्र का आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी हुआ, ये मुद्दा महत्वपूर्ण रूप से हावी रहा। इनकी मांग है कि जो देश के अन्य इलाके हैं इनके बजाय केंद्र सरकार के इन क्षेत्रों पर ध्यान कम देती है। चौथा प्रश्न है, क्षेत्रवाद के उद्देश्य के कारण बताइए। क्षेत्रवाद है किस कारण प्रभावी होता है? कोई क्षेत्र अपने को दूसरे से अलग करना क्यों चाहता है? पृथक राज्य बनाने की मांग के कारण भी क्षेत्रवाद हावी होता है। जो सरकार की आर्थिक नीतियों के संचालन किसी क्षेत्र विशेष की उपेक्षा की जाती है, यानी उसके साथ भेदभाव किया जाता है, इस कारण क्षेत्रवाद हावी होता है। और जो केंद्रीय राजनीति में क्षेत्र विशेष के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है तब भी क्षेत्रवाद हावी होता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण भी क्षेत्रवाद हावी होता है। इन कारणों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे 5वां प्रश्न है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को लेकर भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार यूरोपियन दृष्टिकोण से भिन्न है? भारत में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को राष्ट्र की एकता के लिए अच्छा माना गया है, यानी यूरोप में उन्हें देश की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। यानी यूरोप मानता है कि अलग अलग संस्कृतियाँ होगी तो देश के लिए खतरा होगा, लेकिन भारत इसे राष्ट्र की एकता के लिए अच्छा मानता है। भारत में विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया, जबकि यूरोप का दृष्टिकोण है इससे अलग है। छठा प्रश्न है, 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर मामले को निपटाने के लिए क्या सुझाव दिए? 21 अप्रैल 1948 को यूएनओ ने क्या सुझाव दिए थे? यूएनओ ने कहा कि पाकिस्तान है वो कश्मीर में घुसे जो पाकिस्तान नागरिक है उनके साथ जो कबायली है उनको वापस अपने देश बुला ले। भारत है वो धीरे धीरे कश्मीर से अपनी सेना को कम करे ताकि शांति बनी रहे और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जन्म संग्रह कराया जाए। यानी वहाँ की जनता से पूछा जाए कि आप भारत में शामिल होना चाहता है या पाकिस्तान में, ये एक जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। ये यूएनओ ने 3 सुझाव दिए थे। 7वां प्रश्न है, आनंदपुर शाही प्रस्ताव क्या है? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और आनंदपुर शाही प्रस्ताव, इन दोनों में से परीक्षा में एक पक्का पूछा जाएगा। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर शाही में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई, केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करने की मांग उठाई गई और सिखों के बोलबाले का ऐलान किया गया, या सिखों का नेतृत्व बढ़ाने का ऐलान किया गया। 8वां प्रश्न है, प्रत्येक क्षेत्रवादी आंदोलन पृथकतावादी आंदोलन नहीं होता, स्पष्ट कीजिए। यानी जो क्षेत्रवादी आंदोलन है उसका मतलब ये नहीं है कि हर आंदोलन से अलग देश बने या अलग हो, इससे वो कुछ अच्छी बातें भी निकल कर आती है। क्षेत्रवाद का अभिप्राय पृथकतावाद नहीं है, यानी क्षेत्रवाद का अर्थ अलग होना नहीं है। क्षेत्रीय हितों के संरक्षण हेतु क्षेत्रवाद है वो लोकतंत्र की प्राणवायु, यानी जो क्षेत्रवाद है उसको लोकतंत्र की प्राणवायु ऑक्सीजन के समान बताया गया। जिस प्रकार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी, उसी प्रकार लोकतंत्र के लिए क्षेत्रवाद जरूरी, यानी प्रत्येक क्षेत्र चाहता है कि उसका विकास हो। भारत में अनेक ऐसे क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे हैं जो भारत से अलग नहीं होना चाहते बल्कि अपने क्षेत्र के हितों की मांग करते हैं। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन, ये भारत से अलग नहीं होना चाहता लेकिन झारखंड के विकास के लिए आंदोलन चलाता है। 9वां प्रश्न है, क्षेत्रवाद अथवा क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं? किसी देश के अंदर किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र विशेष की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि के लिए जो आंदोलन करते हैं उसे क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, 1985 के पंजाब समझौते में किन किन बातों पर सहमति बनी? जो 1985 का पंजाब समझौता है उसमें इन बातों पर सहमति बनी। जो पंजाब समझौता है वो राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाला के मध्य में, इसमें मुख्य रूप से 5 बातों पर सहमति बनी। इसमें पहला है कि चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दिया जाएगा और जो पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक अलग योजना आयोग की नियुक्ति की जाएगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो रावी और व्यास नदी उसके पानी के बंटवारे के लिए एक न्याय अधिकरण बनाया जाएगा। और पंजाब में जो उग्रवाद से प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम है उसको वापस ले लिया जाएगा। ये इस समझौते के मुख्य प्रावधान थे।
आगे 11वां प्रश्न, मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन उत्पन्न होने के 2 कारण बताइए। मिजोरम में मिजो लोगों का मानना था कि वे ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं। यानी जो मिजोरम के लोग थे उनका मानना था कि वे ब्रिटिश भारत में शामिल नहीं थे, उन पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, इसलिए भारत का भी उन पर अधिकार नहीं। और 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल का प्रबंधन असम की सरकार नहीं कर पाई, जिसके कारण अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिला। जो 1959 में मिजो क्षेत्र में है वो भारी अकाल पड़ा, उसमें असम की सरकार है वो असफल रही, इस कारण लोगों ने अलग राज्य बनाने की मांग की। 12 प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है वो संवेदनशील है, इसके संवेदनशील होने का क्या कारण है। जो पूर्वोत्तर भारत है वो पूरे भारत से अलग थलग है, इसकी सामाजिक संरचना भी काफी जटिल है, इसका यह आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक संरचना भी है। 13वां प्रश्न, आज़ादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हम क्या सबक ले सकते हैं। यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हम क्या सीख सकते हैं, यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। क्षेत्रीय आकांक्षा ये इनसे पहले सीख है कि क्षेत्रीय आकांक्षा जो लोकतांत्रिक राजनीति उसका एक अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए। जो क्षेत्रीय आकांक्षा है उनको दबाने के बजाय बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना चाहिए, सत्ता में सभी को हिस्सेदारी देनी चाहिए, और जो क्षेत्रीय संतुलन है उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। 14 प्रश्न, द्रविड़ आंदोलन की विशेषता बताइए। यह आंदोलन है वो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था उसका विरोध करता है। यह आंदोलन उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता है। इस आंदोलन का मानना था कि जो भारत में उत्तरी भारत का प्रभुत्व अधिक है और जो केंद्र में अधिकतर प्रधानमंत्री बने वो उत्तर भारत के बने, ये केंद्र सरकार है वो दक्षिण भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। यह आंदोलन है वो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का विरोध भी करता था। 15 प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय असंतोष को नियंत्रित करने के सुझाव दीजिए। यह भी अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रवाद से निपटने के क्या सुझाव हो सकते हैं। सभी इसमें सबसे पहला सुझाव होगा सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाए। यदि सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास होगा, असंतुलन नहीं होगा, तो लोग है वो क्षेत्रवाद की मांग नहीं उठाएंगे। जो भाषावाद की समस्या है उसका बातचीत के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए, किसी दूसरे की भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। क्षेत्रीय हितों के स्थान पर जो राष्ट्रीय हित है यानी सब पूरे देश के लिए जो अधिक महत्वपूर्ण है उसको बल देना चाहिए, और राष्ट्रीय एकता का महत्व समझना चाहिए। 16 प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद देश में उत्पन्न तनाव और संघर्ष के क्या कारण रहे। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग की गई, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का विरोध हुआ, और देश के विभिन्न भागों में स्वायत्ता यानी अलग होने के लिए आंदोलन चले और अलगाववादी आंदोलन भी चले। 17 प्रश्न, आपके विचार में क्या आनंदपुर शाही प्रस्ताव संघात्मकता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक तर्क था या अलग सिख राष्ट्र के पक्ष में। आपको इनके पक्ष में तर्क देना है। क्या ये आनंदपुर शाही प्रस्ताव वो एक अलग सिख राष्ट्र बनाने के पक्ष में था या जो भारत की संघात्मक सुव्यवस्था उसको सुदृढ़ बनाने प्रयास था। आनंदपुर शाही प्रस्ताव एक प्रत्यक्ष सिख राष्ट्र की मांग का समर्थन था, क्योंकि इस प्रस्ताव में स्वायत्ता की मांग, केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्गठित करने और सिखों के बोलबाले का ऐलान किया गया, जो संघात्मकता को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने के पक्ष में नहीं थे। यानी ये एक सिखों के लिए अलग राष्ट्र बनाने की मांग का समर्थन करता था। इस प्रकार आपके जो क्षेत्रीय आकांक्षा पार्ट है उससे 5 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपके 8 और लास्ट पार्ट है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसमें आपके जो गठबंधन की राजनीति उससे संबंधित प्रश्न है। इसमें आपके एक है वो छोटा प्रश्न एबीसीडी वाला पूछा जाएगा, और 3 है और रिक्तता से संबंधित पूछा जाएगा। 1-2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगी, यानी 6 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। ये आपके अति महत्वपूर्ण है। इसमें से 4 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न है भारत में दलीय व्यवस्था का कौन सा रूप प्रचलित है, यानी भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था भारत में है वो बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था करते हैं। किसी देश में 2 दल हो, 1 दलीय यानी एक दल का प्रभुत्व, बहुदलीय यानी भारत में कितने भी दल या पार्टियां हो सकती है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है। बहुदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है वो कमजोर और अस्थिर सरकार। तीसरा प्रश्न है इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई। इंदिरा गांधी की हत्या है वो 31 अक्टूबर 1984 को की गई। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। चौथा प्रश्न है भारत में गठबंधन की राजनीति के युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। भारत में जो गठबंधन की राजनीति है उसके युग की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। उसके बाद केंद्र में अधिकतर है वो गठबंधन की सरकारें रही है। पांचवा प्रश्न है जनता दल का गठन कब हुआ। जनता दल का गठन है 1977 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी का गठन है 1980 में हुआ। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल मुख्य दल कौन सा था। जो राष्ट्रीय मोर्चा उसमें शामिल मुख्य दल है वो जनता दल था, जिसे वर्तमान में भाजपा के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी। संयुक्त मोर्चा की सरकार है वो 1996 में बनी थी। जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में बनी थी। आठवां प्रश्न है राज्य का मुख्य दल कौन सा है। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसका मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। नौवां प्रश्न है सैप्रग का मुख्य दल कौन सा है। जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का मुख्य दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है।
10वां प्रश्न है मंडल आयोग का गठन कब हुआ। जो मंडल आयोग है उसका गठन है वो 1978 में हुआ। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इस पार्ट में आपके मंडल आयोग से संबंधित प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। 11वां प्रश्न है मंडल आयोग की सिफारिश को किसके द्वारा लागू की गई। जो मंडल आयोग की सिफारिश उसको वीपी सिंह के द्वारा लागू की गई और वीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। 12वां प्रश्न है जो बसपा बहुजन समाज पार्टी उसके संस्थापक कौन थे। जो बहुजन समाज पार्टी उसके संस्थापक कांशीराम थे। इसमें ऑप्शन 2 है सही और आपको ये भी ध्यान में रखना है जो बसपा पार्टी उसका चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। 13वां प्रश्न है शाहबानो मामला किस वर्ष से संबंधित है। जो शाहबानो केस है वो 1985 में हुआ था। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। जो शाहबानो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी, इसने अपने पूर्ववर्ती पति से भत्ता प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मांग को है वो जायज़ ठहराया था और जो केंद्र सरकार और मुस्लिमों ने इससे धर्म के मामले में हस्तक्षेप माना था। 14 प्रश्न है वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। जो आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है यह एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। जो लेकिन जो शिवसेना है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये एक राज्य पार्टी है जो महाराष्ट्र में है वो कार्य करती है। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। 15 प्रश्न है 2019 के लोकसभा चुनाव भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई। जो 2019 का लोकसभा चुनाव उसमें भाजपा को 303 सीटें वो प्राप्त हुई थी। 16 प्रश्न है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 में प्रधानमंत्री कौन बने। जो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन की सरकार बनी उसमें प्रधानमंत्री वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। 17वां प्रश्न है सहप्रग सरकार 2004 में प्रधानमंत्री कौन बने। जो 2004 में यूपीए का सरकार बनी उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही और मनमोहन सिंह का हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आपके 18वां प्रश्न है बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन का गठन कब किया गया। बामसेफ जिसका पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, इसका गठन है 1978 में किया गया। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। 1900 प्रश्न भारत में नई आर्थिक नीति के सूत्रधार वित्त मंत्री कौन थे। जो भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई उस समय वित्त मंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नई आर्थिक नीति के तहत 3 अवधारणाएं अपनाई गई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 20वां प्रश्न किस आम चुनाव के बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जो 1984 आम चुनाव था उसमें कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला, उसमें कांग्रेस को 415 सीटें प्राप्त हुई। आज तक किसी भी दल को इतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई और 1984 के बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है वो नहीं मिला है। 21वां प्रश्न है भाजपा के देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार कब बनी। भाजपा के देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार है वो 2014 में बनी थी। इसमें आपके ऑप्शन 4 है वो सही होगा। जबकि 2004 और 2009 में यूपीए की सरकार बनी जिसमें प्रधानमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे। अति लघुत्मक प्रश्न इस पार्ट में आपके 3 है वो अति लघुत्मक 1 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला है भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव कब आए। भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव जो 1980 का दशक है उसके अंतिम वर्षों में यानी 1985 के बाद है वो बड़े बदलाव आए। दूसरा प्रश्न 1984 के चुनाव कांग्रेस कितनी सीटें प्राप्त हुई। जो 1984 के लोकसभा चुनाव है जो राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े गए उसमें कांग्रेस को 415 सीटें प्राप्त हुई थी। तीसरा प्रश्न है राजीव गांधी की हत्या किसने की। राजीव गांधी की हत्या वो लिट्टे से जुड़े जो श्रीलंकाई तमिल है उन्होंने की थी और राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की थी। पांचवा प्रश्न गठबंधन सरकारों में सबसे बड़ी भूमिका किन पार्टियों ने निभाई। जो गठबंधन सरकार होती है उसमें सबसे बड़ी भूमिका है जो क्षेत्रीय पार्टी यानी छोटी पार्टी है जो क्षेत्र विशेष संबंधित है उन्होंने भूमिका निभाई थी। छठा प्रश्न है राष्ट्रीय मोर्चा गठन कब हुआ। राष्ट्रीय मोर्चा गठन है वो 1989 में हुआ। और 7वां प्रश्न है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को किन दलों ने समर्थन दिया। जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है उसको भाजपा और वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में प्रधानमंत्री वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। 9वां प्रश्न है संयुक्त मोर्चा की सरकार किसने समर्थन दिया। जो संयुक्त मोर्चा की सरकार है उसको कांग्रेस और वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा में अंतर। 10वां प्रश्न है राज्य यानी एनडीए का पूरा नाम क्या है। राज्य का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये आपके जो भारतीय जनता पार्टी उसका गठबंधन है। राज्य का गठन है 1998 में हुआ था और जो राज्य के प्रधानमंत्री पहले अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। 12वां प्रश्न है सहप्रग यानी यूपीए का पूरा नाम क्या है। सहप्रग का पूरा नाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसकी आपको सबसे पहले सरकार है 2004 में बनी जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। 2004 और 2009 में 2 बार यूपीए की सरकार बनी है और वर्तमान में है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार है जिसका सबसे बड़ा दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। सहप्रग सरकार का गठन 2004 में हुआ। मंडल आयोग का वास्तविक नाम है वो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो मंडल आयोग का अध्यक्ष है वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। 15 प्रश्न है मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू की गई। मंडल आयोग की सिफारिश है वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने 1990 में वीपी सिंह ने लागू की थी। मंडल आयोग सिफारिश लागू करने संबंधित मुख्य केस कौन से। मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने संबंधित जो मुख्य केस है वो इंदिरा साहनी केस है जो 1992 में हुआ था। 17वां प्रश्न है बामसेफ का गठन कब हुआ। बामसेफ का गठन 1978 में हुआ जिसका पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन है। 18वां प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का गठन कब हुआ। बसपा का गठन 1984 में हुआ। इसके संस्थापक कांशीराम और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो मायावती जी है।
1900 प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बीजेपी का निर्माण कब हुआ? बीजेपी का निर्माण है 1980 में हुआ। हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द है वो किसने दिया? ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द है वो वी.डी. सावरकर ने दिया था। मुस्लिम महिला अधिनियम कब पास हुआ? मुस्लिम महिला अधिनियम पास है वो 1986 में पास हुआ। ये आपके जो शाहबानो केस है उससे संबंधित है। 22वां प्रश्न है, बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुई? यानी बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? बाबरी मस्जिद है उसको 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया। 23वां प्रश्न है, सिख विरोधी दंगे कब हुए? सिख विरोधी दंगे है वो 1984 में हुए थे। 24वां प्रश्न है, गुजरात में दंगे कब हुए? गुजरात में दंगे 2002 में हुए थे। 25वां प्रश्न है, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री चुना गया? राजीव गांधी के निधन के बाद पी.वी. नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया। 26वां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्रीय दल हिंदी भाषा का विरोध और राज्यों की स्वतंत्रता का पक्षधर है? जो द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएम के पार्टी है वो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का विरोध करती है, राज्यों की स्वतंत्रता का पक्षधर है। 27वां प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्राप्त करता है? जो भारत के राजनीतिक दल है उसको भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई है वो मान्यता प्रदान करता है। इसके आपके जो नए अध्यक्ष है वो हाल ही में ज्ञानेश कुमार जी को बनाए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत निर्वाचन आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो ज्ञानेश कुमार जी है, जिसको 18 फरवरी को उन्होंने वो पद ग्रहण किया था। 28वां प्रश्न है, 2014 और 2019 में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 29वां प्रश्न है, 2019 में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 2019 में भाजपा को 303 सीटें प्राप्त हुई। 30वां प्रश्न है, 2019 में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें प्राप्त हुई थी। 31वां प्रश्न है, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति कौन से चुनाव से मानी जाती है? जो कांग्रेस प्रणाली यानी कांग्रेस का प्रभुत्व इसकी समाप्ति है वो 1989 के चुनाव से मानी जाती है। 32वां प्रश्न, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी जिसे 1990 में लागू किया? मंडल आयोग की सिफारिश थी कि केंद्र और उससे जुड़े जो उपक्रम है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देने के संबंध में थी। यानी केंद्र सरकार की भर्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए और इसके तहत है वो ओबीसी को 28% आरक्षण दिया गया। 33वां प्रश्न है, राजनीतिक सत्ता को सामाजिक सत्ता का आधार कौन मानते हैं? जो राजनीतिक सत्ता उसको सामाजिक समानता का आधार है कांशीराम मानते थे। जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना है वो 1984 में हुई थी। 34वां प्रश्न है, गठबंधन की राजनीतिक इस दौर में राजनीतिक दल किन बातों पर बल दे रहे हैं? राजनीतिक बल है वो विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर बल दे रहे हैं। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इस पार्ट से आपके 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में देना है। गठबंधन सरकार एक दलीय सरकार की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक होती है, पक्ष में तर्क दीजिए। यानी जो गठबंधन सरकार है एक दल की सरकार के बजाय जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होती है, आपको इसका पक्ष में समर्थन में है वो आपका तर्क देना। गठबंधन सरकार में दल विशेष की तानाशाही की प्रवृत्ति का डर नहीं रहता। यदि एक दल की सरकार होती वह दल तानाशाही कर सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन गठबंधन सरकार है तो उसको सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, नहीं तो सरकार गिर जाने का भय रहता है। गठबंधन सरकार एक समय अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है जब किसी पार्टी को इस पर बहुमत नहीं प्राप्त होता है। गठबंधन सरकार अनेक दलें और अनेक प्रकार के राजनीतिक विचारधाराओं को समन्वय प्रदान करती है, यानी उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करती है। गठबंधन सरकार में अनेक क्षेत्रीय दल सम्मिलित होकर अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करते हैं, यानी इसमें अलग अलग विचारधाराओं का अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं जो अपने क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन से बड़े बदलाव हुए? 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और केंद्र में गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ। मंडल मुद्दा और अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय हुआ और नए आर्थिक सुधार को लेकर सभी दलों में आम सहमति के निर्णय भी और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति का प्रारंभ हुआ। राजीव गांधी की हत्या हुई, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व है उसमें भी परिवर्तन हुआ। तीसरा प्रश्न है, भारत में गठबंधन सरकार को उदय के प्रमुख क्या कारण रहे? यानी क्या कारण रहे जिसके कारण 1989 के बाद में भारत में गठबंधन की सरकार बनी, जबकि पहले एक दल की सरकार बनती थी। गठबंधन सरकार पहले कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति, यानी कांग्रेस का पहले सत्ता पर एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। कांग्रेस के विरुद्ध जो विपक्षी दल है उन्होंने एक साथ मिलकर गठबंधनवादी नीति अपनाई, इस कारण गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इस कारण भी गठबंधन सरकार अपनानी पड़ी और क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने लगी, जिसके कारण गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। चौथा प्रश्न है, गठबंधन सरकारों के प्रमुख दोष बताइए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गठबंधन सरकारों के लाभ क्या और दोष कौन से? लाभ है इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, जिससे अलग अलग क्षेत्रों का विकास होता है, अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से उसमें समन्वय बनाने की स्थापना की जाती है। ये विविधता में एकता पर आधारित है। इसके दोष है, कमजोर और अस्थिर सरकारों का निर्माण होता है, यानी सरकार कब गिर जाए इसका पता नहीं चलता है। अवसरवादिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, यानी राजनीतिक पार्टी है वो अपने अवसर खोजने का प्रयास करती है। अन उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति का विकास, यानी इसमें स्पष्ट उत्तरदायित्व का अभाव होता है। राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में अनिश्चितता और स्पष्टता होती है, जो राजनीतिक पार्टियां उसके कार्यक्रम और नीतियां स्पष्ट नहीं होती है। पांचवा प्रश्न, मंडल मुद्दा क्या था समझाइए। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप इस आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसको मंडल मुद्दा कहा गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, यह पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है।
छठा प्रश्न है 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों के कौन से गठबंधन उभरे हैं, किन्हीं दो के परिणामों की व्याख्या कीजिए। 1990 के बाद उभरे प्रमुख राजनीतिक गठबंधन, इसमें पहला है राष्ट्रीय मोर्चा जिसकी सरकार 1989 में बनी, संयुक्त मोर्चा जिसकी सरकार 1996 में बनी और राजग यानी एनडीए की सरकार 1998 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और सैप्रग यानी यूपीए की सरकार 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी थी। इसमें आपके जो राजग यानी एनडीए इसका गठन 1998 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने किया था, और इसकी सरकार 1998 से 99 और 99 से 2004 में यानी 2 बार है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी। जो वर्तमान में भी भाजपा की सरकार है वो एनडीए की सरकार है। ये एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। इसका गठन 2004 में कांग्रेस और उसके क्षेत्रीय दलों ने मिलकर किया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक 2 बार है यूपीए की सरकार बन चुकी है। सातवां प्रश्न है गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। यानी गठबंधन की राजनीति में जो राजनीतिक दल है अपनी विचारधारा को मानकर गठबंधन नहीं करते। आपको इसके पक्ष में भी तर्क देता है कि गठबंधन करते हैं और नहीं करते, इसके विपक्ष में भी तर्क देना है। इसमें उनकी आधार विचारधारा न होकर उनका राजनीतिक हित हो गई है, यानी वह किस प्रकार अपना राजनीतिक फायदा कर सकते हैं। इसमें पहला है किसी दल विशेष को चुनौती, जो 1977 में बना जनता दल का उद्देश्य कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना था, और किसी दल विशेष को सत्ता प्राप्त करने से रोकना, जो 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा का उद्देश्य कांग्रेस को और 1996 के संयुक्त मोर्चा का उद्देश्य भाजपा को सत्ता में आने से रोकना था। किंतु वर्तमान में भी कुछ राजनीतिक दल अन्य दल के साथ गठबंधन बनाते वक्त विचारधारा को महत्व देते हैं, जैसे वाम मोर्चा ने दक्षिणपंथी भाजपा उसके साथ अभी तक कोई गठबंधन नहीं बनाया, और कांग्रेस और भाजपा अधिकांश मुद्दों पर परस्पर विरोधी रूप में रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो गठबंधन राजनीति इस नए दौर में राजनीतिक विचारधारा को मानकर गठजोड़ करती भी और नहीं भी करते, इसके पक्ष भी और विपक्ष भी है। आठवां प्रश्न है कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर समाप्त हो गए, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है, क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने पक्ष के उत्तर में तर्क दीजिए। यानी कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर समाप्त हो गए, किंतु देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर अभी भी कायम है, क्योंकि कांग्रेस वर्तमान में भी दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। विपक्ष में भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी निभाई। कांग्रेस द्वारा निर्मित जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2004 से 2014 तक यानी 10 वर्ष सत्ता में रहा है। वर्तमान में कांग्रेस है वो संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौवां प्रश्न है मंडल आयोग को सविस्तार समझाइए। ये अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मंडल आयोग या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका आपको वर्णन करना है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने हेतु दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसी के आधार पर इसे मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसका गठन 1978 में हुआ, 80 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इसे लागू किया। इसमें यह सिफारिश थी पहला कि पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए, और इन पिछड़ी जाति को शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए, यानी ओबीसी को केंद्र में वो 27% आरक्षण दिया गया। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इन सिफारिशों को लागू किया है। इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस 1992 में इसे सही ठहराई, यानी कि ये सही है। 10वां प्रश्न मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसे पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर सजग हुआ, इसे पिछड़ा वर्ग है वो संगठित हुआ, और अनेक राजनीतिक दलों ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अपनी सहमति दी। पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। 11वां प्रश्न है एक नई सहमति का उदय समझाइए। वर्तमान में किन किन मामलों को लेकर राजनीतिक दलों को मिली व्यापक सहमति, यानी राजनीतिक दल एक दूसरे राजनीतिक रूप से विपक्षी होते हुए भी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर लगभग सभी दलों की है वो सहमति। इसमें सबसे पहला नई आर्थिक नीतियों पर सहमति, जो 1991 में 3 नई आर्थिक नीतियां अपनाई गई, उस पर जो विपक्षी दल है उनकी भी सहमति है। अधिकतर राजनीतिक दलों को विश्वास है कि इन नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। जो पिछड़ी जातियों राजनीतिक और सामाजिक दलों की स्वीकृति, इसमें लगभग सभी पार्टियां सहमत है। सभी दल पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के पक्ष में, और सभी दल इसकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, और देश के शासन में प्रांतीय दलों यानी जो क्षेत्रीय दल है उसकी भूमिका करती है, जिससे प्रांतीय और राष्ट्रीय दलों का भेद कम हो रहा है। प्रांतीय दल है वो केंद्र में साझेदार बन रहे हैं। चौथा प्रश्न विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर बल दिया जा रहा है। विचारधारा की समानता के बिना राजनीतिक गठबंधन बनाने पर बल दिया जा रहा है, यानी अब विचारधारा की लड़ाई की बजाय कार्य पर बल दिया जा रहा है। आगे 12वां प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना है। इसमें पहला है सर्व अनुमति की राजनीति, ये आपके आर्थिक नीति पर सहमति, इसमें सभी दलों की है वो अनुमति है। जाति आधारित दल है अन्य पिछड़े वर्ग का उभार हुआ। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, यानी किसी धर्म के आंतरिक मामले और लैंगिक न्याय, ये साबानों कैसे संबंधित है। क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत गठबंधन सरकार से संबंधित है। ये आपको जो मिलान है एक दूसरे के सामने लिखना है। ये आपके अति महत्वपूर्ण आपके मिलान से संबंधित एक प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। 13वां प्रश्न है भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था से अधिक उपयुक्त है। इस कथन के पक्ष में आपको तर्क देना है, यानी आप कैसे कह सकते हैं भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था और द्विदलीय के बजाय अधिक प्रभावी है। द्विदलीय में किसी देश में 2 ही दल होते हैं, जिसमें एक पक्ष और एक विपक्ष होता है। जनता है वो केवल 2 दलों को ही वोट करती है। भारत में बहुदलीय यानी 1-2 से अधिक दल है वो हो सकता है, कोई भी पार्टी बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है।
अनेक लोगों को मानना था कि भारत में ब्रिटेन और अमेरिका की भांति द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था के कारण भारतीय राजनीति में सभी वर्गों के हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। बहुदलीय व्यवस्था में मतदाताओं को चयन के अधिक विकल्प देती है, मतदाताओं के सामने चुनने के लिए अधिक विकल्प होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था का राष्ट्र दो गुटों में विभाजित नहीं होता है। यदि द्विदलीय व्यवस्था होती है तो पूरा देश है दो भागों में बंट जाता है और इसे मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती है। जो बहुदलीय व्यवस्था इसमें जो छोटे छोटे दल है वो मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होने देते। बहुदलीय व्यवस्था से व्यवस्थापिका में अनेक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व मिलता है। बहुदलीय व्यवस्था के कारण अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं वो संसद में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार आपके जो 4 अध्याय उसके अति महत्वपूर्ण हमने प्रश्न देखे। ये 20 नंबर का सेशन है वो रहने वाला है। यदि आप इनको 3 से 4 बार याद कर लोगे तो आपकी परीक्षा में ये 20 नंबर कोई नहीं ले जाने वाला। हमने वो इस प्रकार 5 क्लास में पूरा सिलेबस समेटने का प्रयास किया। 4 क्लास में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और 1 क्लास में हमने मैप से संबंधित प्रश्न देखा। इनसे बार आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके एग्जाम के समय एग्जाम से 4-5 दिन पहले इसके संबंध में संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की लाइव क्लास भी लगाई जाएगी। इसलिए हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहिए।